नया IBN 7 हौसला है। ये जो तस्वीरें आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर इस वक्त देख रहे हैं, हाथ में सियासी दल का झंडा लिए हुए चकनाचूर होती मर्सिडीज का कांच, आसपास खड़े लोग महिला की हौसला अफजाई कर रहे हैं। आखिर ये क्या माजरा है? आखिर ये कार किसकी है? आखिर ये महिला कौन है? आप किसी नतीजे पर पहुंचे उससे पहले तस्वीर साफ कर देते हैं। ये तस्वीरें हैं आगरा की, जहां एक नेताजी के सुरक्षा कर्मी ने एक महिला के साथ बदतमीजी की। इसके बाद जो कुछ हुआ वो इन तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं। एक महिला जो है वो मर्सिडीज कार के ऊपर खड़ी हुई हैं। आसपास खड़े जो लोग हैं वो महिला की हौसला अफजाई कर रहे हैं। यहां एक नेताजी के सुरक्षा कर्मी ने ये जो महिला नजर आ रही है उनके साथ बदतमीजी की, और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो इन तस्वीरों में बयां हो रहा है। आगरा की ये तस्वीरें हैं, पूरा ट्रैफिक वहां पर जाम हो गया है। नमस्कार, मैं हूं पंकज भार्गव। देश दिन भर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं आगरा की, जहां एक बहादुर महिला जो है वो एक एसपी नेता की कार यानी मर्सिडीज कार पर चढ़ गई, और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आपको दिखाते हैं। चौंकाने वाली ये तस्वीरें आगरा की हैं। ये मर्सिडीज है समाजवादी पार्टी के नेता अभिनव शर्मा की, लेकिन सूबे के सत्ताधारी दल का तमगा इस जांबाज महिला को डरा नहीं पाया। वो तो बस चढ़ गई कार के बोनट पर, उखाड़ लिया पार्टी का झंडा और शुरू कर दी तोड़फोड़। महिला का नाम है साध्वी पांडे। साध्वी का आरोप है कि एसपी नेता अभिनव शर्मा के सुरक्षा कर्मियों ने उसके और उसकी बहन के साथ बदतमीजी की। महिला का आरोप है कि जब उसकी बहन ने नेताजी की गाड़ी और उनके सुरक्षा कर्मियों की तस्वीरें लेना शुरू किया तो उसका मोबाइल फोन छीनकर तोड़ दिया गया। बस फिर क्या था, साध्वी ने गाड़ी रोकी, मर्सिडीज पर धावा बोल दिया और कार की विंडशील्ड को चकनाचूर कर दिया। आगे पीछे ट्रैफिक जाम हो गया, लेकिन साध्वी टस से मस नहीं हुई। मोबाइल मैंने देना पड़े, इनका मोबाइल मैं लेके जाऊंगी खुद। अभी लूट का जेल में तेरे हमें क्या करना है? क्यों लगाऊं? पागल हूँ, मतलब मैं पागल हूँ। मेरा मोबाइल है, पागल नहीं उसकी बात नहीं। सेवा के लिए चौंकाने वाली बात ये कि इस पूरी घटना के दौरान एसपी नेता अभिनव शर्मा कार में ही बैठे रहे। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता अभिनव शर्मा ने उल्टे आरोप लगाते हुए कहा कि सारे हंगामे के दौरान उनकी सोने की चेन तोड़ दी गई। अभिनव के मुताबिक उन्होंने गार्ड को नौकरी से हटा दिया है। और हमारे नेताजी अक्सर ये सोचते हैं कि वो नियम और कायदे कानून से ऊपर हैं। आज ऐसी ही एक घटना पटना एयरपोर्ट पर हुई, जहां केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव ने एग्जिट गेट से एंट्री लेने की कोशिश की और इस दौरान सुरक्षा कर्मियों से उनकी झड़प हो गई, बहस हो गई। केंद्रीय मंत्री रामकृपाल यादव अपने सहयोगी मंत्री बंगारू दत्तात्रेय को लेने पटना एयरपोर्ट पहुंचे। रामकृपाल एग्जिट गेट से घुसने की कोशिश कर रहे थे, तभी सीआईएसएफ की एक महिला कांस्टेबल ने उन्हें रोक दिया। वीआईपी दर्जे को देखते हुए नेताजी को लगा कि वो नियम से ऊपर हैं, इसलिए वो एग्जिट गेट से अंदर जाने की जिद करने लगे। इस बात पर रामकृपाल और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर बहस हुई। बाद में एयरपोर्ट के आला अधिकारियों ने आकर मामले में दखल दिया। आखिरकार रामकृपाल यादव को वहां से जाना पड़ा और एंट्री गेट से ही वो एयरपोर्ट के अंदर गए। बाद में इस खबर के तमाम चैनलों पर चलने के बाद उन्होंने माना कि उन्होंने गलती की थी। उन्हें एग्जिट गेट से घुसने का प्रयास नहीं करना चाहिए था। एग्जिट गेट पर ही रिसीव करने के लिए जाना था, इसलिए मैं एग्जिट गेट पर उतरा और वहाँ निश्चित तौर पर मैं गया। वहाँ जब अंदर जाने की जा रहे थे तो वहाँ के जो लेडीज अधिकारी थी उन्होंने कहा कि आप उस गेट से जाया जाए। मैं चला गया उस गेट से। सांसद हूँ चाहे मंत्री हूँ, ये इस सूट बूट की सरकार के सांसद और मंत्री भूल रहे हैं कि वो नियम कानून के ऊपर नहीं है। और अगली खबर भी आगरा से है। यहाँ कैंट रेलवे स्टेशन पर केरल एक्सप्रेस से एक नवजात लावारिस बच्ची मिली, और पुलिस का यह कहना है कि एक व्यक्ति वहां पर कुछ लोगों के हवाले इस बच्ची को करके गया और कह के गया कि वो पानी लेकर आ रहा है। उसके बाद वो लौटा नहीं। अब पुलिस को उस पिता की तलाश है। इस मासूम को तो पता भी नहीं कि इसके अपनों ने इसे दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दिया है। 5 दिन पहले इस दुधमुही बच्ची को उसका पिता केरल एक्सप्रेस के स्लीपर कोच में छोड़कर चला गया। इस बच्ची के लिए यात्रियों ने आधे घंटे तक ट्रेन रोके रखी, लेकिन पिता लौटकर नहीं आया। अपनों ने छोड़ दिया, लेकिन हर कोई इस बच्चे को सीने से लगाने को तैयार है। अभी तक की जांच में पुलिस को पता चला है कि युवक आगरा से कोच में चढ़ा था और उसका सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। काफी तलाश के बाद भी जब पुलिस को उस युवक का पता नहीं चला तो बच्ची को पुलिस अपने साथ थाने में ले गई। यहाँ महिला पुलिसकर्मी उसकी देखभाल में लगी है। एक महिला पुलिसकर्मी तो इस बच्चे को गोद लेने को भी तैयार है।
और पैसेंजर तो बता रहे कि एक आदमी आया दौड़ा गाड़ी में और सीट पर रख के और आगे निकल गया। अच्छा। कौन था क्या था कुछ पता नहीं है। कौन सी ट्रेन थी? 26 केरला एक्सप्रेस। मेरे कोई बेटी ही नहीं है। अच्छा। मैं बेटी से बहुत प्यार करती हूँ। आप इसको लेना चाहते हैं? हाँ, लेना चाहती हूँ। और दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक बाप ने अपने 8 साल के अपाहिज बेटे को पीट कर मार डाला। क्या कोई बाप इतना बेरहम हो सकता है कि अपने अपाहिज बच्चे का कत्ल ही कर दे? दिल्ली के चांदनी महल इलाके में एक बाप ने अपने 8 साल के बच्चे को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। बच्चे को कई दिनों तक भूखा रखा गया और उसका बाप उसे कई बार मारा पीटा करता था। आरोपी का नाम नजर खान है। आरोपी और उसकी पत्नी का तलाक हो चुका है और दोनों के बीच केस चल रहा है। नजर खान ने दूसरी शादी कर ली थी और उसके बाद से ही वो अपने बेटे को मारता पीटता था। 26 अप्रैल को पुलिस ने जब बच्चे की मां को फोन किया तो पता चला कि उनके बेटे की मौत हो चुकी है। बेटे की मौत की खबर सुनकर जब उसकी मां घर पहुंची तो बच्चे के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। बच्चे को अंदरूनी चोटें आई थी और बच्चा काफी दिनों से भूखा था। पुलिस ने आरोपी नजर खान को गिरफ्तार कर लिया है। जब भी मैं इससे दवाई के पैसे मांगती थी तो कहता था मार दे इसको, तो उसको मार दे, ये मेरी ने बोझ है। इसको मारता पीटता रहता था, उठा फेंकता था और जब मुझे घर से निकाला गया तो मेरे दोनों बच्चों को छीन लिया। वो मारता नहीं था, वो विकलांग बच्चा था और पैदाइशी ऐसे ही था वो, समझे। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आजकल अमेठी के दौरे पर है। आज उन्होंने जोर शोर से फूड पार्क का मुद्दा एक बार फिर से उठाया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बदले की भावना से काम करती है और अमेठी को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। अभी एक दिन और राहुल गांधी को अमेठी में रहना है। मंगलवार को सुबह राहुल गांधी ने मुशीगंज गेस्ट हाउस में कार्यकर्ताओं और आसपास के इलाकों से जुटे किसानों के साथ बैठक की। इस बैठक में बेमौसम बारिश से किसानों को हुए नुकसान और उसकी सरकारी स्तर से की जा रही भरपाई के अलावा दूसरी समस्याओं पर भी गौर किया गया। अमेठी का दौरा कर रहे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर बदले की राजनीति करने का आरोप लगाया। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, मुझसे जितना बदला लेना चाहते हैं वो लें, क्योंकि इससे मुझे फायदा होता है, मुझ में और भी जोश आता है। मगर वो किसान को, मजदूर को, गरीब को नुकसान ना पहुंचाए। राहुल को आज राजीव गांधी की मूर्ति पर माल्यार्पण करना था, जिसके लिए वो नहीं पहुंचे। इसको लेकर कार्यकर्ताओं में निराशा दिखी। राहुल की अमेठी यात्रा के दौरान उनका विरोध भी हो रहा है। भारतीय युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का जमकर विरोध किया। कार्यकर्ताओं ने राहुल का पुतला भी फूंका। भारतीय युवा मोर्चा का आरोप है कि राहुल गांधी ने अमेठी के विकास के लिए कुछ भी नहीं किया। और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब से कुछ देर पहले राष्ट्रपति भवन जाकर राष्ट्रपति से मुलाकात की। ये मुलाकात आपको बता दें लगभग 20 मिनट तक चली। राष्ट्रपति से मुलाकात कर निकले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुलाकात अच्छी रही। इसके अलावा सिसोदिया ने यह भी कहा कि एलजी अफसरों को सीधे निर्देश दे रहे हैं और सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया ने कहा कि राष्ट्रपति ने विचार करने का भरोसा दिया है। दिन में एलजी नजीब जंग ने भी राष्ट्रपति से मुलाकात की थी। कार्यवाहक मुख्य सचिव को लेकर छिड़ी लड़ाई अब नाक की लड़ाई में बदलती नजर आ रही है। दोनों ही पक्ष राष्ट्रपति से इस बारे में स्थिति साफ करने की उम्मीद लगा रहे हैं। सरकार चलाने की कोशिश कर रहे हैं जैसे वो प्रेसिडेंट रूल में चलाते रहे हैं। उसमें सबसे बड़ी चीज है कि वो ऑफिसर्स को सीधे निर्देश दे रहे हैं। पिछले एक हफ्ते में कम से कम 4 बार एलजी साहब की तरफ से ऑफिसर्स को सीधे निर्देश दिए गए। चीफ मिनिस्टर को बाईपास करके, मिनिस्टर्स को, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को बाईपास करके सीधे एलजी की तरफ से निर्देश दिए गए जैसे राष्ट्रपति शासन में दिए जाते हैं। तो एक डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, डेमोक्रेटिक तरीके से चुनी गई गवर्नेंस के वहाँ मौजूद होते हुए इस तरह से चीफ मिनिस्टर, मिनिस्टर्स को बाईपास करके छोटे छोटे ऑर्डर्स, इंस्ट्रक्शंस इशू करना ऑफिसर्स को और फिर उनको थ्रेटन करना कि अगर नहीं करोगे तो हमारा हम ट्रांसफर करा देंगे। ये तो डेमोक्रेसी के लिए ठीक नहीं है। एक तो हमने उनसे ये बताया, दूसरा हमने उनसे कहा कि उन्होंने चीफ सेक्रेटरी, हमने उनसे कहा कि चीफ सेक्रेटरी साहब के लिए प्रभार जो दिया उस पर हमारी सहमति नहीं थी। उसके बावजूद जब उन्होंने इंसिस्ट किया तो उसके बाद हमने उसको फाइल पे अप्रूव कर दिया और वो शकुंतला जी बाकायदा अब एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी के रूप में काम कर रही हैं। हमने उसको एक्सेप्ट कर लिया, पर उसके बाद अब वो सेक्रेटरीज के अपॉइंटमेंट में भी दखल दे रहे हैं। दिल्ली में उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जो तनातनी चल रही है उसमें अब नेता भी कूद पड़े हैं। अफसर जो हैं वो दोनों के आदेशों के बीच काम करने में हिचक रहे हैं और नेता लगातार बयानों के तीर चला रहे हैं।
अपने अधिकारों की लड़ाई का तर्क देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री ने अपने अफसरों के लिए आदेश जारी किया है कि वो एलजी के दफ्तर से आए किसी भी तरह के आदेश के बारे में पहले संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री को बताएं, फिर उस पर कार्रवाई शुरू करें। सीएम के इस आदेश को उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया संविधान के मुताबिक बता रहे हैं और इसका विरोध करने वालों को वो संविधान पढ़ने की सलाह दे रहे हैं। उधर दिल्ली सरकार ने संविधान विशेषज्ञों की इस बारे में राय ली है। संविधान की धाराओं के मकड़जाल में फंसे इस विवाद पर अब बीजेपी के वरिष्ठ नेता और वित्त मंत्री अरुण जेटली कूद पड़े हैं। तो मुझे लगता है कि दिल्ली के लोगों ने जो प्रयोग तो किया, लेकिन बहुत महंगा प्रयोग। अमृतसर में बुरी तरीके से हारे हुए अरुण जेटली को वित्त मंत्री बनाने का जो एक्सपेरिमेंट नरेंद्र मोदी जी ने किया था, उसका खमियाजा तो पूरा देश भुगत रहा है। तो दिल्ली के बारे में सोचने की चिंता उनको नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बीजेपी को अभी समझ में नहीं आएगा कि दिल्ली कितनी बदल चुकी है। नॉर्थ ईस्ट की महिला अफसर शकुंतला गैमलिंग के खिलाफ केजरीवाल के बयान के बाद पूर्वोत्तर के लोगों ने दिल्ली में विरोध प्रदर्शन किया। कार्यवाहक मुख्य सचिव की नियुक्ति को लेकर छिड़े संग्राम में जनता से जुड़े मुद्दे गुम हो गए हैं। और अब हम आपको 4 तस्वीरें दिखाते हैं। ये 4 तस्वीरें पुलिस प्रताड़ना की, किस तरह से पुलिस जो है वो प्रताड़ित करती है, बात बात पे टॉर्चर करती है। बड़े बड़े अपराधियों के आगे भले इनकी एक ना चले, लेकिन चोरी या ऐसी छोटे मोटे मामलों में इनका डंडा खूब बोलता है। पहली तस्वीर, पुलिस प्रताड़ना से तंग आकर टीकमगढ़ में 13 साल के विशाल ने आग लगाकर जान दे दी। चोरी के शक पर पुलिस ने किया था प्रताड़ित। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने बच्चे को थाने में 3 दिनों तक बंद रखा था और नंगा करके पिटाई की थी। वहीं कानपुर की दूसरी तस्वीर, उत्तर प्रदेश की बेलगाम पुलिस का दागदार चेहरा एक बार फिर से उजागर हुआ, जिनसे परेशान होकर एक महिला समाजवादी पार्टी के कार्यालय में डाई पीकर उसने हाथ की नस काटकर आत्महत्या की कोशिश की। महिला पिछले कई दिनों से इंसाफ के लिए अधिकारियों और नेताओं की चौखट के चक्कर काट रही थी। नूर बानो के 20 साल के बेटे जावेद अंसारी पर चोरी का आरोप है, जिसके चलते 15 मई की सुबह पुलिस ने सुबह 3 बजे उसके घर पर दबिश दी और घर में घुसकर खूब उत्पात मचाया। वहीं मध्य प्रदेश के बालाघाट में पुलिस प्रताड़ना के कारण एक पंच ने फांसी लगा ली। बताया जा रहा है कि हत्या के एक मामले में पुलिस ने पूछताछ के दौरान पंच के साथ मारपीट की थी। पंच की खुदकुशी के बाद वहां जो गांव वाले उन्होंने जमकर हंगामा किया। आनंद फानन में मौके पर पुलिस के आला अधिकारी पहुंचे। चौथी जो तस्वीर है, पुलिस कितनी बेदर्द होती है, इसका एक नमूना पंजाब के पटियाला की इस खबर से मिलता है। पटियाला शहर में 20 साल की बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट नहीं लिखे जाने पर एक महिला अपनी 3 बेटियों के साथ भाखड़ा नहर में कूद गई। मौके पर मौजूद कुछ लोगों ने शकुंतला नाम की महिला और उसकी बेटी को बचा लिया, लेकिन इस घटना से नहर में डूबने के चलते शकुंतला की 2 बेटियों की मौत हो गई। तो ये 4 तस्वीरें पुलिस के टॉर्चर से किस तरह लोग तंग आकर खुदकुशी करने में मजबूर हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं देश दिन भर। अगली खबर गुजरात के दाहोद से है, जहां प्रेम के जुनून में एक प्रेमी जो है वो लुटेरा बन गया और अपनी माशूका को और साथ ही साथ बारात को ही लूटकर फरार हो गया। ये तस्वीर है 15 मई की। दुल्हन का नाम सुमित्रा है और दूल्हे का नाम केतन। गुजरात के दाहोद में 15 मई को दोनों की शादी हुई थी। 16 मई को दुल्हन सुमित्रा दूल्हे केतन के साथ अपने ससुराल फतेहपुर के लिए विदा हो गई। कुछ देर बाद बारात की कार को एक पिकअप ट्रक ने रोक लिया और उसमें से उतरे नकाबपोशों ने दूल्हे और उसके परिजनों से सोना लूट लिया। इसके बाद दुल्हन को जबरन खींचकर कार से उतार लिया और पिकअप ट्रक में डालकर दुल्हन को भी उठाकर फरार हो गए। पुलिस की टीम दुल्हन की किडनैपिंग का पता लगाने में जुट गई। इसी बीच पुलिस को एक सीसीटीवी फुटेज मिला, जिसमें दुल्हन एक बाइक पर अपनी मर्जी से बैठी नजर आती है। पुलिस को शक हुआ कि इन दोनों में पहले से जान पहचान हो सकती है। रास्ते में कुछ अचानक लोगों ने गाड़ी आगे खड़ी कर दी। इसके बाद हथियार लेकर लूटपाट की शुरू की। इतने में अचानक दुल्हन ने एक शख्स को पहचान लिया, फिर दुल्हन को भी घसीटते हुए ले गए साथ में। और अब बात बदले मौसम के मिजाज की। पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो आज भयंकर तूफान की वजह से दिन में ही अंधेरा छा गया। इस तूफान की वजह से बीकानेर में 2 लोगों की मौत की खबर है, जबकि करीब आधा दर्जन लोग घायल हो गए। पिछले 2 दिनों से बीकानेर में जबरदस्त गर्मी पड़ रही थी। पारा 44 डिग्री के पार पहुंच गया था। अब तूफान ने गर्मी से राहत जरूर दी है, लेकिन ये राहत भी आफत बनकर आई है। इस आंधी की चपेट में जयपुर भी आया। यहां तेज हवा की वजह से कई पेड़ उखड़ गए, कई जगहों पर ट्रैफिक जाम हो गया। अलवर में वहीं तेज हवा की वजह से पुलिस कंट्रोल रूम के सामने कार पर पेड़ गिर गया, जिसमें कार में सवार लोग बाल बाल बचे। उधर दोपहर बाद राजधानी दिल्ली में भी मौसम ने करवट ली और यहां पर भी तेज हवा के साथ साथ बादल भी छा गए। कुछ जगह रिमझिम बारिश भी हुई।
वहीं उत्तराखंड में सिखों के तीर्थ स्थान हेमकुंड साहब के कपाट 1 जून से खोल दिए जाएंगे श्रद्धालुओं के लिए। फिलहाल यहां सेना की कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल स्काउट्स एंड गाइड्स की टीम हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट कमेटी के साथ मिलकर वहां जमा बर्फ हटाने का काम कर रही है। IBN 7 आपको उस रास्ते की एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। 15,000 फीट से ज्यादा की ऊंचाई पर मौजूद हेमकुंड साहिब के रास्ते में अभी भी 12 फीट से ज्यादा बर्फ जमा है। साथ ही पवित्र सरोवर का पानी भी जमा हुआ है। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर गोविंद घाट से करीब 21 किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई चढ़ने के बाद हेमकुंड साहिब पहुंचा जाता है। बर्फ साफ करने का काम आर्मी का और हमारे गुरुद्वारे की सेवा कर रहे हैं और नीचे से हमारा PWD विभाग, हमारा जल संस्थान, हमारा बिजली विभाग, हमारे सारे अधिकारी वहाँ पे लगे हुए हैं। यही वो जगह है जहां गुरु गोविंद सिंह ने तपस्या की थी। हिमालय की चोटियों से घिरे सिखों के इस तीर्थ के सामने मौजूद पवित्र सरोवर का पानी अभी भी पूरी तरह से जमा हुआ है। जून 2013 में सूबे में आई आपदा के दौरान हेमकुंड साहिब की यात्रा भी बुरी तरह से प्रभावित हुई थी, जिसके बाद इस साल इस यात्रा के वापस पटरी पर लौटने की उम्मीद है।